सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण कक्षायाम्। अहमस्मि दिलीप पांडेयः। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षर। अक्षर में दो प्रकार के अक्षर पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, उच्चारण के आधार पर। उसके आगे प्राण संचार के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण पढ़े थे, घोष और अघोष पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण। कारण यह कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। थोड़े थोड़े उच्चारण दोष से अर्थ बदल जाते हैं और अर्थ को सही रखने के लिए हमें सही उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में एक कथा आती है कि एक बार एक लड़का वाराणसी पढ़ने के लिए गया। जब वहां से पढ़ करके लौटा तो पिताजी ने पूछा, पुत्र पढ़ आए? पुत्र ने कहा, हां पिताजी पढ़ आए। क्या पढ़ा? पुत्र ने बताया, पिताजी वेद पढ़े हैं। बहुत सुंदर। और क्या पढ़ा? बोले, पिताजी पुराण भी पढ़े हैं। ठीक। और क्या पढ़ा? बोले, पिताजी दर्शन पढ़े हैं। चलिए, अच्छी बात है। और क्या पढ़ा? पिताजी उपनिषद भी पढ़े हैं। जब पिताजी ने देखा कि पुत्र अपेक्षित उत्तर नहीं दे रहा, तो इसलिए उन्होंने स्वयं ही प्रश्न किया, अच्छा ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ा, पर यह बताओ व्याकरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पुत्र ने कहा, पिताजी व्याकरण तो नहीं पढ़े। तो पिताजी ने कहा, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माब्रूत सकलम शकल सकृत सकृत। अर्थात, हे पुत्र, यद्यपि तूने खूब पढ़ लिया, बहुत पढ़ा, फिर भी व्याकरण पढ़। क्यों? क्योंकि व्याकरण पढ़ेगा तो स्वजन को स्वजन नहीं बोलेगा, सकल को शकल नहीं बोलेगा और सकृत को सकृत नहीं बोलेगा। कारण, स्वजन का जो अर्थ है, स्वजन अपने लोग, अपने रिश्तेदार, और स्वजन अर्थात कुत्ते। तो यदि हमारे उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आ जाए तो हमारे स्वजन स्वजन बन सकते हैं। और यदि हम ऐसा उच्चारण अपने स्वजनों के सामने करते हैं तो यदि वो काटेंगे नहीं तो भौंकेंगे तो जरूर। इसलिए हमें उच्चारण करते समय उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना एक शेरनी को अपना बच्चा उठाते समय। अब प्रश्न यह है कि ठीक है, सही उच्चारण करना चाहिए, पर सही उच्चारण कैसे करें? सही उच्चारण को किस प्रकार से किया जाए? कैसे हमको पता चले कि हमारा उच्चारण सही है? और इसलिए कि बाकी तो सभी कह देते हैं कि आप अशुद्ध बोल रहे हैं, पर उस अशुद्ध को शुद्ध कैसे करना है, यह आज हम जानेंगे इस कक्षा के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के। पिछली कक्षा में मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन जब पढ़ रहे थे, कि उच्चारण तंत्र में हमारे मुंह के 5 भाग शामिल होते हैं। पहले होठ, होठ के अंदर का भाग दंत यानी दांत, दांत से ठीक पीछे ऊपर और नीचे मसूड़े के पास उस स्थान का नाम है तालू, तालू से पीछे मूर्धा और मूर्धा से पीछे कंठ। पीछे से अगर आगे की तरफ बढ़ें तो कंठ,
मूर्धा, तालु, दंत और होष्ठ। ये 5 स्थान हैं जो हमारे वर्णों के उच्चारण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब प्रश्न यह है कि किस वर्ण के उच्चारण के लिए कौन सा स्थान निश्चित है। तो जिस वर्ण का उच्चारण के लिए जो स्थान निश्चित है, हमें उस वर्ण के उच्चारण के लिए उसी स्थान का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें सबसे पहले किस वर्ण के उच्चारण के लिए कौन सा स्थान निश्चित किया गया है। वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान। पहला सूत्र कहता है अकुह विसर्गनीया नाम कंठः। अकुह विसर्गनीया नाम कंठः। यहां पर विसर्गनीया नाम कंठः के जगह में कहीं कहीं पर विसर्जनीया नाम कंठः भी लिखा मिलता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः अथवा अकुह विसर्गनीया नाम कंठः। अर्थ अ यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, अ आ, ये तीनों, इनका उच्चारण कु अर्थात क वर्ग, क वर्ग यानी का की लाइन के पूरे 5 अक्षर क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इन वर्णों का जो उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः अथवा अकुह विसर्गनीया नाम कंठः, इसका अर्थ है अ का की लाइन के 5 वर्ण, ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात कंठ खुलता है और इनका उच्चारण होता है। दूसरा इचु यशानाम तालुहु। इचु यशानाम तालुहु, ई चा वर्ग यानी चा की पूरी लाइन, ई का अर्थ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुत ई। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ई, चू यानी चा की पूरी लाइन, चा छा जा झा इया, या और शा, इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। तालु अर्थात दांत के ठीक पीछे का हिस्सा, या ऊपर का हिस्सा भी होता है, नीचे का हिस्सा भी होता है। चा बोलने के लिए जीभ जहां जाती है वह स्थान तालु कहलाता है। तो इचु यशा नाम तालुहु। जो अगला नियम है, अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, रि यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, टू यानी टा की पूरी लाइन, टा ठा डा ढा णा, र और शा, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ऋतु लसानाम दंतः, लृ, यह केवल ह्रस्व होती है, दीर्घ और प्लुत नहीं होती, इसलिए लृ। तू यानी ता की पूरी लाइन, था था दा धा ना, ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। अब इन सभी में तो वैसे एक एक वर्ण ही आते हैं और प्रायः इनमें समानता कम है, लेकिन सर्वाधिक समानता जो पाई जाती है वो श, श और सा। इनके उच्चारण में सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, स। हमारा उच्चारण सामान्यतः सा ऐसा होता है, अर्थात हम सर्वाधिक दंत सकार का प्रयोग करते हैं, जबकि तालव्य और मूर्धन्य इनके उच्चारण में हम या तो अतिरिक्त प्रयास कर डालते हैं और या फिर बहुत कम प्रयास करते हैं। और अतिरिक्त प्रयास करना और कम प्रयास करना दोनों ही हमारे लिए उचित नहीं होते या दोनों ही नुकसानदायक हैं। अगला उपुधमानिया नाम हुष्ठौ, उ प वर्ग, इनका उच्चारण होठ से होता है।
उ यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, पावर यानी पापा बाबा म। तो उपुधमानिया नाम हुष्ठऊ, उ पा वर्ग, इनका उच्चारण होठ से होता है। पुनः अंगा इया ण नाम नासिका च, अंगा इया ण न और म, इन 5 वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। नासिका च यानी नासिका और, इसका मतलब नासिका के साथ साथ इनका कोई उच्चारण स्थान और भी है। तो वह और का मतलब क्या है? तो ये जिस वर्ग के हैं उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह और उसके साथ साथ नासिका। जैसे का अंगा जो है तो का वर्ग का वर्ण है, अतः अंगा का जो उच्चारण होगा वो कंठ और नासिका होगा। इया 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 वर्ण का जो उच्चारण है वो तालु और नासिका होगा, क्योंकि यह च वर्ग का वर्ण है। इसी प्रकार से ण टा वर्ग का अक्षर है, टा ठा डा ढा णा, अतः टा वर्ग के वर्ण होने के कारण ण का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा और नासिका है। न ता वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, अतः न का उच्चारण स्थान दंत और नासिका है। उसी प्रकार से म नासिका और होष्ठ, होठ और नाक। तो ऐसे वर्ण ये दो दो स्थानों से निकलते हैं। आगे 7वां कहता है ए दयितो कंठ तालुहु, ए दयितो कंठ तालुहु अर्थात ए और ऐ, यह 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। कंठ और तालु क्यों? क्योंकि हमने जब संयुक्त स्वर पढ़े थे उस समय हमने बताया था कि आ और ई से मिलकर ए बनता है, तो आ का उच्चारण कंठ है और ई का उच्चारण तालु है। तो इसलिए कंठ और तालु से उच्चारण होने के कारण ई तालु और अ कंठ, अतः ए का उच्चारण कंठ तालु। इसी प्रकार से ऐ, आ और ए से मिलकर बनता है, अ का उच्चारण कंठ है और ए का उच्चारण कंठ तालु है, अतः ऐ का उच्चारण भी कंठ तालु होगा। पुनः ओ दौतो कंठोष्ठौ, ओ और औ यह 2 वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और होष्ठ से होता है, क्योंकि ओ आ और उ से मिलकर बनता है। आ का उच्चारण कंठ और उ का उच्चारण होठ, अतः ओ का उच्चारण कंठ और होष्ठ होता है। इसी प्रकार से औ, आ और ओ से मिलकर बनता है, अतः औ का उच्चारण भी कंठोष्ठ। पुनः वकार से दंतोष्ठौ, वकार एक ऐसा वर्ण है वह जिसका उच्चारण दांत और होंठ से होता है। इसके अलावा एक सूत्र और आता है जिह्वा मूलिया नाम जिह्वा मूलम, यहां पर नहीं लिखा है जिह्वा मूलिया नाम जिह्वा मूलम। तो जिह्वा मूल्य वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है। जिह्वा मूल जैसे दुख हम कहते हैं, तो यानी का और खा के पहले अगर विसर्ग एक ही साथ में आता है तो वह जिह्वा मूल्य कहलाता है। इसी प्रकार से पा और फा के पहले यदि विसर्ग एक साथ आता है तो वह भी जिह्वा मूल्य कहलाता है। अब इन उच्चारण स्थानों को जानने के बाद हमें यह पता होना हो गया कि यह जो उच्चारण स्थान है वह वर्णों के हैं। तो अब शुद्ध उच्चारण करें कैसे? तो
उसके लिए अब हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इनका शुद्ध उच्चारण कर सकें। तो शुद्ध उच्चारण के लिए मैंने पहले भी बताया कि हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना एक शेरनी को अपना बच्चा उठाते समय। जैसे शेरनी जब अपने बच्चे को उठाती है तो वह अपने दांतों के सहारे से उठाती है, और शेरनी के दांत इतने कठोर होते हैं कि वह हाथी के चमड़े को भी काट सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जितनी ताकत से वह शेरनी हाथी के चमड़े को फाड़ सकती है, उतनी ताकत से यदि वह बच्चा को उठाए तो सोचे उस बच्चे का क्या होगा। यानी बच्चा दब जाएगा और मर जाएगा। यदि वह शेरनी ढीला छोड़ करके बच्चे को उठाए तो बच्चा गिरेगा और चोट आएगी। इसका मतलब यह है कि शेरनी को उतना ध्यान रखना पड़ता है कि ना तो बच्चा दबने पाए और ना ही बच्चा छूटने पाए। अतः वर्ण के उच्चारण के समय, शब्दों के उच्चारण के समय हमें उतना ध्यान रखना चाहिए जितना एक शेरनी को बच्चा उठाते समय रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो हिंदी में जो हमारे वर्ण होते हैं वह हम ढीले छोड़ देते हैं। जैसे किसी ने कहा राम, राम नहीं है राम। होठ को बंद करके खोलना चाहिए था, पर हमने होठ को खोलने की जामत नहीं उठाई और इसलिए राम शब्द जो था वह राम हो गया। अंग्रेजी में क्या करते हैं, उसको ज्यादा दबा देते हैं, रामा। राम शब्द राम से रामा बना दिया, यानी राम पुल्लिंग था और रामा स्त्रीलिंग हो गया। हरे रामा हरे कृष्णा उच्चारण करते हैं तो भगवान भी सोचते होंगे, बाद में कहते हैं कि हमने बड़ा भजन किया पर भगवान खुश नहीं हुए। अरे भाई, जब राम की जगह रामा को बुलाओगे, कृष्ण के स्थान पर कृष्णा को बुलाओगे तो ठीक है, रामा आपने कह दिया, हरे रामा आओ, तो राम भी सोचते होंगे होगी कोई लड़की जिसको ये बुला रहे हैं। अतः शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है और इसलिए हमें शुद्ध उच्चारण ही करना चाहिए। सर्वाधिक अशुद्धि हम करते हैं श, श और सा, इन तीन वर्णों के उच्चारण के समय। इन तीन वर्णों का उच्चारण तालु से बोला जाता है श, मूर्धा से बोला जाता है श और दंत से बोला जाता है सा, जो हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कभी कभी कक्षा, शुद्ध उच्चारण है कक्षा और हम कहते हैं कक्षा। कई बार किसी ने पूछ लिया कहां है, बोले कक्षा में है। कक्षा यानी अंडरवियर और कक्षा यानी क्लास। उच्चारण करना चाहिए था कक्षा और हम बोल गए कक्षा। दोनों के अर्थ में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, समझते हैं और सोच सकते हैं। इसलिए शुद्ध उच्चारण का प्रयास करिए। आगे यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अक्षरों को छोड़ करके शब्दों की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संज्ञाओं में लिंग, पुरुष, वचन, लकार इत्यादि आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु तावत् शुभम मंगलम।